मेरा टेक बिल्कुल क्लियर है नुपुर शर्मा के केस पे। फाइनली मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। मेरा टेक अब देश का टेक होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं थोप नहीं रहा। आज आपको पता चल तो गया होगा ना कि नुपुर शर्मा को अपने बचाव में जब वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं तो उनको आज महसूस हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट जाना उन पर भारी पड़ गया है। अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ जो दर्ज केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग करने वाली जो पिटीशन थी, जो याचिका थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब नुपुर शर्मा को संबंधित राज्यों में मुकदमा लड़ना होगा। उनके खिलाफ 8 राज्यों में एफआईआर दर्ज हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि अदालत ने नुपुर शर्मा के लिए क्या क्या कहा, मैं आपको बता देता हूं। अदालत कहती है ये जो पूरा विवाद है ना, टीवी से शुरू हुआ था और वहां पर जाकर ही आप पूरे देश से माफी मांगे। आपने माफी मांगने में देरी कर दी, यह अहंकार भरा रवैया दिखाता है। दूसरी बात, अदालत कहती है कि उदयपुर जैसी घटनाओं के लिए नुपुर शर्मा का बयान ही जिम्मेदार है। उनके बयान के चलते ही पूरे देश में हालत बिगड़ चुके हैं। तीसरा, नुपुर शर्मा ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए या फिर किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत या फिर किसी घृणित गतिविधि के तहत की है। चौथा, यह लोग दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का यह मतलब कतई नहीं हो जाता कि कुछ भी बोल जाएं और कुछ भी कर जाएं। पांचवा, न्यायालय कहता है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर के नुपुर शर्मा की माफी का जो उल्लेख करते हुए कहा कि यह बहुत देरी से मांगी गई और उनके टिप्पणी के कारण दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। नुपुर शर्मा को यह आज फटकार कोर्ट की तरफ से लगी है। नाउ माई टेक शुड बी द नेशंस टेक। कम से कम इस मुद्दे पे तो सही। आपको यह बिल्कुल जहन पे डाल लीजिए कि हिंसा किसी भी प्रकार का समाधान नहीं, वो अपने आप में खुद समस्या है। किसी समस्या का समाधान तो कतई नहीं होता है। याद रखिए, हिंसा आपकी जो कमजोरी है उसको दर्शाता है। हिंसा आपकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि हिंसा का प्रदर्शन है। हमें बिल्कुल अच्छे से समझ लेना चाहिए कि धर्म के नाम पर अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो आप समझिए वो हिंसा है। उदयपुर में जो बर्बरता हुई है उसे किसी भी नजरिए से जायज नहीं ठहराया जा सकता है और कोई नहीं ठहराएगा। आज ऐसा हिंसा या फिर हिंसक प्रवृत्ति का कोई औचित्य नहीं है आज के समय में। इस देश में यह बार बार दोहराया गया कि किसी को भी अपने हाथों में कानून को नहीं लेना है और किसी को सजा देने का कोई भी हक नहीं होता। कानून है ना, वो सजा देगा। आपको कोई भी परेशानी है तो न्याय प्रणाली और संविधान का सहारा लीजिए। अपने हाथ किसी अपराध या फिर खून से क्यों रंगते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि जिसकी हत्या हुई है उसे पूरे समाज की सहानुभूति मिलनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ध्यान तो आपको ही देना पड़ेगा ना, हमारे समाज में बहुसंख्यक लोग बहुत अच्छे हैं। चंद लोगों की गलती की वजह से आप सबको बदनाम नहीं कर सकते हैं। पहले डाकू मुट्ठी भरी आते थे, कुछ समय के लिए वो बंधक बना लेते थे। ऐसे डाकू आज भी है, दोनों या फिर चारों तरफ है। हमें बंधक बनने से बचना होगा, तभी अमन, चैन और तरक्की की ओर हम सब बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो नहीं चाहते हैं कि अमन चैन हो। वो नहीं चाहते हैं कि दुनिया में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़े, विश्व गुरु बने। देश के अंदर अगर उन्माद होगा तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे? अब देश में कानून व्यवस्था की चुनौती बढ़ गई है, उसे बिना पक्षपात, बिना हस्तक्षेप के अब काम करना चाहिए। अभी उदयपुर के गम को घुमा फिरा करके पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या बताया जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि ट्रैक से बात हटे। हमें इलाज खोजना होगा। हमें अपने नेबरहुड जो स्कीम है उसको काफी ज्यादा मजबूत करना होगा। हमारी अभी जो स्थिति है वह है कि हम साथ रहते हैं लेकिन अलग अलग, जबकि हमें हर तरह से एक दूसरे के साथ रहना है। अगर अपनी पूरी बात को मैं कंक्लूड करूं तो यहाँ पर मैं स्वरा भास्कर का ट्वीट का जिक्र करना चाहता हूँ, जो हुबहू वही बात कही उन्होंने लगभग। स्वरा भास्कर ने उदयपुर की घटना पर कहा कि घोर निंदनीय कानून के मुताबिक अपराधियों के साथ तुरंत और सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जघन्य अपराध अन्यायपूर्ण, जैसा कि अक्सर कहा जाता है। अगर आप अपने भगवान के नाम पर मारना चाहते हैं तो अपने आप से शुरुआत करें। बीमार राक्षस #उदयपुर हॉरर। तो ये सारी बात होगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि पॉलिटिकल जो नैरेटिव है ना, वो कैसे और कहाँ शिफ्ट हो रहा है, कैसे बदल गया है, इसकी तरफ भी अब आपको मैं ले जाना चाहता हूँ। भारत की राजनीति में हर समय कुछ कट्टरपंथी जो ताकतें हैं वो हमेशा से रही हैं। कुछ नेता रहे हैं जो कट्टरपंथी राजनीति करते रहे थे और चुनाव जीतते हारते रहे थे।
लेकिन कभी भी उनके बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि ऐसी ताकतों को हमेशा हाशिए पर ही रखा गया था। अभी फ्रिंज एलिमेंट का इस्तेमाल नुपुर शर्मा के लिए और एक प्रवक्ता के लिए किया गया था, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट हुआ करते थे। लेकिन अब ये फ्रिंज एलिमेंट ही सरकार बना रहे हैं। दे आर द नैरेटिव डिसाइडर। बिना इन फ्रिंज एलिमेंट्स के चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस तरीके की पॉलिटिक्स को अब रोकना आवश्यक होता जा रहा है। जैसे राजस्थान के उदयपुर में एक हिंदू दर्जी की गला काट करके हत्या करना, फिर उसके बाद उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल देना, यह घटना राजनीति की कट्टरपंथी दिशा बताने वाली एक प्रतिनिधि वाली घटना है। इसके साथ ही यह भी समझने की आवश्यकता है कि यह घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे। देखो, मैं आपको बताता हूं, इस्लाम की सर्वोच्चता के नाम पर दूसरे धर्म के प्रतीकों का अपमान की घटनाएं हैं, तो दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र के निर्माण के आवाहन, दूसरे धर्म के प्रति नफरत है, उसका भाव बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रवाद के नाम पर एक पूरे धार्मिक समुदाय को गद्दार साबित करने का कैंपेन चल रहा है। अरे बेडेवल, आप मध्यकाल में चले जाइए। अत्याचार का बदला लेने के लिए आधुनिक समय में पहल की जा रही है। जो पुराने जमाने में होता था वो अब की जा रहा है। इन सब का अंत, जो नतीजा है, बहुत सुखद नहीं होने वाला है। हो सकता है कि किसी दल के तात्कालिक राजनीतिक लाभ हो जाए, लेकिन इस तरह की राजनीतिक और सामाजिक विमर्श की वजह से अंततः देश और समाज खंड खंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और बढ़ेगा भी। यह रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी है। अगर मैं अपने पॉइंट को सपोर्ट देने की कोशिश करूं तो कई सारे एग्जाम्पल हैं। राष्ट्रीय में मैं दे देता हूं, नेशनल पॉलिटिक्स पर कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति के बरकस मुस्लिम कट्टरपंथी राजनीतिक दलों को ताकत मिलनी अब शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां लगातार कमजोर होती जा रही हैं और दूसरी ओर भारत की सेकुलर राजनीति का प्रतिनिधि करने वाली समाजवादी नेता हो या फिर या तो वो बूढ़े होकर रिटायर हो गए हैं या फिर उनका निधन हो गया है। इस वजह से यह होता जा रहा है कि जो मुस्लिम आवाम में अपने नेता की तलाश जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। उसी तलाश का एक नतीजा असदुद्दीन ओवैसी है। मैंने तो इस चीज को महसूस किया है। अगर आप कुछ रिलेट कर पाए तो बताइएगा कि दशकों तक सिर्फ एक हैदराबाद लोकसभा सीट की राजनीति तक सीमित रही है पार्टी की जो फुटप्रिंट है वह सारे देश के अंदर है। उसने महाराष्ट्र के औरंगाबाद लोकसभा सीट जीत ली है। बिहार जैसे राज्य में उसके 5 विधायक जीते हैं। महाराष्ट्र में भी उसकी पार्टी के 2 विधायक हैं। किसी जमाने में कांग्रेस के नेताओं ने पंजाब में अकाली दल को काबू में करने के लिए एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की थी। देखिए, कट्टरपंथी और अलगाववादी ताकतों को मजबूत किया था। क्या किया था और उससे हुआ हासिल क्या हुआ? अब इसका जो अंत का नतीजा था ना, कितना भयावह हुआ था, ये सबको पता है। उसी तरह से आज विपक्ष का कमजोर करने या फिर चुनाव हारने के लिए ओवैसी जैसे नेताओं का मजबूत लगातार किया जा रहा है। इस चीज को मैं समझाता भी रहा हूं। यह आग से खेलने जैसा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल और दूं, संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान हो, अलगाववाद के बहुत समर्थक हैं, या फिर भोपाल की प्रज्ञा हो, अब हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी हो, या उन्हीं की पार्टी के औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील हो, कट्टरपंथी राजनीति की ये प्रतिनिधि वाले चेहरे आप कहेंगे 4-5 हैं देखने में, लेकिन माहौल तो यही बना के रख देते हैं पूरे देश का। लेकिन इनकी राजनीति अब मुख्य धारा की राजनीति बनती जा रही है, जो नहीं बननी चाहिए। ध्यान रहे कि सत्ता राजनीति के लिए देश और समाज को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। इन चेहरों को पहचानिए। ये कट्टरपंथ वाली जो सोच है ना, इससे अब काफी अपने आप को अलग रखो। मैं तो एक चीज ये भी कहूंगा कि आपके अगर जीवन में सिर्फ राजनीति के प्रति कट्टरपंथ की बात नहीं कर रहा, अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर चीजों को देखेंगे तो कट्टरपंथ अगर आपके निजी जीवन में भी है ना, तो आप यकीन मानिए उसको थोड़ा सा नीचे ले जाइए सर। वो जो कट्टरपंथ होता है ना, बहुत ज्यादा रिजिड होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। आपको कट्टर होना है तो कौन सी परिस्थिति में होना है, वो परिस्थिति का ज्ञान तो होना चाहिए। कलयुग में तो ऐसा ज्ञान मेरे ख्याल से नेताओं के पास तो और हम जैसे तुच्छ मानवों के लिए तो नहीं है, जहां पर कट्टरता की आवश्यकता होती है। आपसे यही तो आह्वान कर रहा हूं कि हिंसा को शक्ति प्रदर्शन के रूप में वाहवाही मत कीजिए, करने दीजिए। एनकाउंटर को आप किसी भी तरह से सही मत ठहराइए। अभी आपने देखा होगा कि हैदराबाद में जो एनकाउंटर हुआ था वो फेक हुआ था। ये बात अब समझ में आपको आ गई। हमने भी 4 तालियां ऐसे बजाई थी, बड़े खुश हो रहे थे कि इंस्टेंट इंसाफ मिल गया, बड़े खुश हो रहे थे। एनकाउंटर फेक निकला, लेकिन जिनका एनकाउंटर हुआ था
कि वाकई वो लोग थे या फिर बड़े बड़े मछलियों को बचाने के लिए छोटी छोटी मछलियों को कुर्बान कर दिया गया? कानून की आवश्यकता क्यों है देश के अंदर? इसी के लिए है। एक बार एनकाउंटर अगर आगे चल के कोई जांच अगर बैठती है, अगर वो व्यक्ति भी अगर फेक निकलते हैं कि हाँ वो तो थे ही नहीं, इससे कोई जुड़ा मामला था ही नहीं, तो क्या वापस बुला लाओगे उनको? तो यही सारी चीजें ना कानून अपना काम करता है। यहाँ पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। तो हम तो अपील हमेशा करते रहे कि सरकार देखिए जो कि नियुक्तियों को बढ़ाए। नियुक्तियां तो आप भी बढ़ा सकते हो ना सर, पार्लियामेंट के थ्रू बढ़ सकती है। एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को लेकर कई दिनों से इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि उन्होंने इस्तीफा जी न्यूज़ से दे दिया है, अब वो डीएनए शो को होस्ट नहीं करेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो ज़बरदस्ती छुट्टी पर चले गए हैं। ये चर्चा तब फैली है जब उनके शो डीएनए को कोई दूसरा एंकर होस्ट करने लगा और एक कार्यक्रम कई दिनों से चल रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि प्रबंधन ने रात 9 बजे वाला डीएनए शो से सुधीर चौधरी को हटा दिया है, जिससे वो आहत होकर के छुट्टी पर चले गए हैं। डीएनए शो को अब सुधीर चौधरी की जगह जी हिंदुस्तान के एंकर रोहित रंजन होस्ट कर रहे हैं। अब तो पता नहीं सच्चाई किस बात की है, लेकिन चर्चा सोशल मीडिया पर दबाकर इस बात की हो रही है। जितनी मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन फिलहाल सुधीर चौधरी की टाइमलाइन पर मेरी नज़र बनी हुई है। वहाँ से जो भी बयान आएगा, अपडेट मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। सिंपल है, कॉलेजियम भी इस बात को लेकर कह चुका है। नमस्कार, पसंद आया तो शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।